नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आपने सारी जितनी भी मैंने छुट्टियों से पहले वीडियो अपलोड करी थी वो ध्यान से समझी होगी और देखकर अपना सारा का सारा अभ्यास कार्य आपने समाप्त कर लिया होगा। तो बच्चों चलते हैं हम अपने अगले पाठ की तरफ, जो कि है हमारा पंचम पाठ, पंडिता रमाबाई। बच्चों आपको पता है कि पंडिता रमाबाई पहली महिला शिक्षिका थी और इनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था एक महिला होके शिक्षिका बनने के लिए। तो इन्हीं के बारे में हम आज सविवरण पाठ वाचन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पाठ। पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगणित जो पंडिता रमाबाई है उनका नाम आता है और उनका जन्म 1858 शताब्दी में हुआ था। अलभत हुआ था, यहाँ पे भूतकाल का प्रयोग किया गया है। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनकी पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति काफ़ी चिंतनीय थी। किस काल में? जिस काल में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ, सन 1858 में। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के कृते, स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणम, जो संस्कृत शिक्षण था वो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे कौन थे? उनके पिता। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, स्वपत्नियां अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस रूढ़िवादी विचारधारा को परित्याग करके संस्कृत माध्यम से अपनी पुत्री को पढ़ाया और खुद भी पढ़े। मतलब उनके पिता जो थे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलके संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत। और इसी कारण से उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। और कुछ समय बाद पंडिता रमा ने, पंडिता तो वो बाद में बनी थी लेकिन उनका नाम रमाबाई था, तो रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। ठीक है, काल के क्रम, जैसे जैसे काल का क्रम बढ़ता गया, जो रमा के पिता थे वो क्या होते गए? विपन्न होते गए। विपन्न कहते हैं निर्धन होते गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षः पीड़िता दिवंगता। उनके पितरौ मतलब माता और पिता दोनों, और ज्येष्ठा भगिनी जो उनसे बड़ी बहन थी वो दुर्भिक्ष कहते हैं भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। और उसके पश्चात रमा ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ मिलकर समग्र भारत की यात्रा की। लेकिन वो यात्रा कैसे की? उन्होंने पैदल, पदभ्याम, अपने पैरों के द्वारा संपूर्ण भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता।
संस्कृत की बहुत अधिक विदुषी होने के कारण उनको वहाँ पर पंडिता और सरस्वती इन 2 उपाधियों से विभूषित किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। और तत्रैव सा वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर क्या किया? वेदों का अध्ययन किया। ब्रह्म समाज में वेदों के अध्ययन के ऊपर जोर दिया जाता है, तो उन्होंने वहाँ पे ब्रह्म समाज से वे प्रभावित हुई और उन्होंने वेदों का अध्ययन करना आरंभ किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। और उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों से शिक्षा प्राप्त करके आंदोलन शुरू कर दिया। तो बच्चों आगे चलते हैं हम। 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 शताब्दी में उन्होंने वहीं के एक बंगाली व्यक्ति जिनका नाम विपिन बिहारी दास था, उनके साथ बांकीपुर न्यायालय में उन्होंने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। सार्धे एक कहते हैं एक को और सार्ध कहते हैं आधे, अर्थात 1.5 वर्ष पश्चात उनके पति का निधन हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई जब उनका विवाह हुआ उसके 1.5 वर्ष पश्चात। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। और उनकी मृत्यु के पश्चात वे अपनी पुत्री, उनको एक पुत्री हुई, उस पुत्री को उनका नाम क्या रखा? मनोरमा के साथ वो अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई। कोलकाता से वो उनकी मृत्यु के पश्चात अपनी पुत्री को लेके वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। उस समय क्या चलता था? हंटर शिक्षा आयोग था। वहाँ पे CBSE शिक्षा बोर्ड नहीं था उस समय, हंटर शिक्षा आयोग था। उनके समक्ष उन्होंने नारियों की शिक्षा के विषय के ऊपर अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और फिर वो उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। और वहाँ पर उनको क्या हुआ? ईसाई धर्म से स्त्री विषय के ऊपर उत्तम विचार होने से, जो ईसाई धर्म है वहाँ पे स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत उत्तम विचार रखे होते हैं या उत्तम विचार थे, तो उससे प्रभावित होकर वो इंग्लैंड जब गई तो वहाँ पे ईसाई धर्म से बहुत अधिक वो प्रभावित हो गई। और क्योंकि वहाँ पे स्त्री शिक्षा के बारे में बहुत ही उत्तम विचार रखे गए थे। ठीक है, तो अब अगला है इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के पश्चात वो क्या गई? अमेरिका देश में गई। पहले वो इंग्लैंड उच्च शिक्षा प्राप्त करने वो इंग्लैंड गई और इंग्लैंड से फिर वो अमेरिका देश में चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और वहाँ पे उन्होंने भारत की जितनी भी विधवा महिलाएं थी, विधवा कहते हैं जिसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है, उन विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए उन्होंने वहाँ पर धन को संचय करना शुरू कर दिया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत में वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन
का स्थापना की। मतलब वो महाराष्ट्र की थी और महाराष्ट्र में वो दोबारा से धन अर्जित करके मुंबई आई और उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जहाँ पे विधवा स्त्रियों को सहायता दी जाती थी। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। उनके उस शारदा सदन में जो आश्रम था वहाँ पे जो निसहाय स्त्रियां थी वो रहती थी, निवसन्ति रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठ कलादि अंज प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। और वहाँ पे स्त्रियां क्या करती थी उस आश्रम में रह के? मुद्रण मतलब टाइप करती थी, टंकन टाइप करती थी, काष्ठ कलादि। और काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी पे जितनी कलाकृतियाँ होती हैं इस प्रकार का उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, क्योंकि अब वो खाली नहीं रह सकते थे तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जाता। परंतु उन्होंने इस सदन को, जो शारदा सदन था मुंबई नगर में, उन्होंने उसको पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया, बदल दिया, शिफ्ट कर दिया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। और उन्होंने इस शारदा सदन के साथ ही पुणे नगर के समीप एक गांव था केडगांव, वहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की संस्था को भी स्थापित किया, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन। ठीक है, तो अत्र अधुना अपि निराश्रितः स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर अधुना आज भी जो निराश्रित महिलाएं होती हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं होता, निराश्रित हो चुकी होती हैं, वो ससमान पूर्वक अपने जीवन का यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। और 1922 ईस्वी में पंडिता रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश में अनेक भाषाओं में निपुण थी, क्योंकि वो इंग्लैंड भी गई थी, अमेरिका भी गई थी, तो उन्होंने वहाँ की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसीलिए वह संस्कृत की तो वो विदुषी थी ही, और भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला शिक्षिका भी थी वो। तो अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त वो लेखन कार्य भी करती थी, और उसी लेखन कार्य में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उसी से अभिप्रेरित होकर उन्होंने 2 अपने प्रसिद्ध काव्यों की रचना की है, जो है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये 2 उनके प्रसिद्ध रचना थी, जो कि उन्होंने अपने लेखन के दौरान की थी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। ये पंडिता रमाबाई के ऊपर आधारित है, और पंडिता रमाबाई ने कितनी कठिनाइयों से होकर स्त्री शिक्षा के बारे में सोचा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ो, समझो, और इसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।